हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 10 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 45th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में थीम देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो पुस्तक मेला है इसका आयोजन किया जाएगा जुलाई 2021 में। इस पुस्तक मेला के जो विषय है वह थीम है, ये आधारित है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर इस पुस्तक मेला की विषय यानी कि थीम आधारित है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान का एक प्रांत हुआ करता था, जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारतीय सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को एक नया देश बना, जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश। इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश और भारत की सेना विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको याद रखना है, 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है बांग्लादेश और भारत की सेना के द्वारा। जिस समय बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की कई सारी महिलाओं और बच्चियों का रेप किया। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ अत्याचार किया, रेप किया, उनका बलात्कार किया। जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया उसके बाद बांग्लादेश सरकार ने इन महिलाओं को समाज में सम्मान देने के लिए एक घर प्रोवाइड किया सबको, साथ ही साथ इनको एक नाम दिया सम्मान के तौर पर, इनको कहा गया वीरांगना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीरांगना क्या है। तो वीरांगना वह बांग्लादेश की सभी महिलाएं हैं जिनको पाकिस्तान सेना के द्वारा रेप किया गया था या फिर बलात्कार किया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने इन महिलाओं को सम्मान के तौर पर वीरांगना का नाम दिया। अब हम जान लेते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान कौन है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक तथा बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के जनक यानी कि फादर ऑफ नेशन भी हैं। जिस प्रकार से भारत के जनक फादर ऑफ नेशन हैं भारत के महात्मा गांधी, उसी प्रकार से बांग्लादेश के जनक हैं, फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से लोग जानते थे। बंग का मतलब होता है बांग्लादेश और बंधु का मतलब होता है भाई। तो प्यार से शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जानते थे, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। जो शेख मुजीबुर रहमान है इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना, जो कि आज के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। अब आपको बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो कि गोवा में आयोजित किया गया, इसमें फोकस कंट्री के तौर पर चुना गया था बांग्लादेश को। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सबसे कम अपनी सीमा किस देश के साथ शेयर करता है। तो भारत अपनी सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर शेयर करता है। इसको याद करने की ट्रिक है,
बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए ट्रिक है जो कि भारत के सभी देशों के साथ जो कि भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। भारत का जो राष्ट्रगान है इसका नाम है जन गण मन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों के जो रचयिता हैं इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किन दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान तथा भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के एक महान कवि थे। ये एशिया और भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1935 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो कि भारत के पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में श्री विल्लुपुतूर और मेघामलई के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है? तो हाल ही में श्री विल्लुपुतूर और मेघामलई के बीच एक टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है तमिलनाडु राज्य में। अब हम जान लेते हैं ये श्री विल्लुपुतूर तथा मेघामलई क्या हैं। तो तमिलनाडु राज्य में दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनका नाम है श्री विल्लुपुतूर और मेघामलई वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया तमिलनाडु राज्य में। यह जो श्री विल्लुपुतूर मेघामलई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य का 5वां जबकि भारत का 91वां टाइगर रिजर्व है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में भारतीय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं जो कि साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि बाघों से संबंधित हैं, टाइगर से संबंधित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन अभी तक आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये शुरू किया गया था 1973 में। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से रिलेटेड है प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट शुरू किया गया था 1972 में। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है टाइगर सेंसस के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं? तो टाइगर जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं मध्य प्रदेश में है। कितने? 526। ये डेटा आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 526। अगर बात की जाए भारत की तो भारत में कुल टाइगर हैं 2967। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। हाल ही में T+2 अवार्ड दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये अवार्ड क्या है? तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है इसने अपने जो टाइगर हैं डबल कर दिए हैं जिसकी वजह से एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है T+2 अवार्ड जो कि टाइगर से रिलेटेड है। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जिसे इंग्लिश में UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है ये दिया गया है सस्मिता लेंका को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका। इन्हीं को UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने पेंगोलिन नाम का जो पशु है इसकी तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, उसको पकड़वाने में मदद किया था। इसीलिए सस्मिता लेंका को 2021 का
एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि पैंगोलिन क्या है। तो पैंगोलिन जो कि उड़ीसा राज्य में पाया जाने वाला कुछ इस प्रकार का एक पशु है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार पूरी दुनिया में पैंगोलिन एक ऐसा जीव है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी होता है, क्योंकि इसकी जो खाल और हड्डी है इससे कई प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इसका तस्करी होता है, जिसको पर्दाफाश करने के लिए उड़ीसा राज्य की जो वन महिला अधिकारी हैं सस्मिता लेंका, इनको UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एक संस्था है, इसका नाम है UNEP जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। इसी संस्था के द्वारा संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया जाता है। इस संस्था का मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। वर्तमान में UNEP की हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं एंगेल एंडरसन। अब आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इसका हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा जो बुक है ये IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें दुनिया भर के जो संकटग्रस्त स्पीसीज हैं इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह भी एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इसी प्रकार से एक भारत की संस्था है जिसका नाम है नीरी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो जो टाइलर प्राइज है इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा जा चुका है। अब आपको पर्यावरण से संबंधित 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से। पहला है राजेंद्र सिंह जिन्हें भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जादव पयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा है डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया। आपको बताना कि राजीव कपूर कौन थे। राजीव कपूर जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता थे, हीरो थे, एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं राजीव कपूर, जो कि एक्टर रणबीर कपूर के चाचा तथा ऋषि कपूर के भाई थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने कई सारी 70-80 के दशक में फिल्में की, जैसे जमींदार, नाग नागिन, हम तो चले परदेश, जलजला, राम तेरी गंगा मैली, जबरदस्त, मेरा साथी और आसमान। ये सारी जो फिल्में हैं राजीव कपूर के द्वारा की गई हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है होप मंगल मिशन इन दिनों खबरों में है। आपको बताना है जो होप मंगल मिशन है ये किस देश का मंगल मिशन है। तो जो होप मंगल मिशन है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश का एक मंगल मिशन है। अब हम जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि ये जो मंगल मिशन है इसको जापान की एक कंपनी है उसके द्वारा जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। अब ये पहुंचने वाला है मार्स यानी कि मंगल की ऑर्बिट में। इस समय ये मंगल की ऑर्बिट में पहुंचने वाला है, इसीलिए इसका न्यूज़ में नाम आया है। तो आपको याद रखना है जो होप मंगल मिशन है ये शुरू किया गया है UAE के द्वारा। और UAE जो देश है ये अरब देशों में पहला देश बन गया है जिसने अपना
मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन शुरू किया है। और इसी प्रकार से यूएई दुनिया का 5वां देश, अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूरोप और भारत के बाद दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने अपना मार्स मिशन शुरू किया है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का 5वां देश जिसने अपना मार्स मिशन शुरू किया है, तो उत्तर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मार्स मिशन का नाम क्या है, तो भारत के मार्स मिशन का नाम था मंगलयान, जिसको सक्सेसफुली 2014 में लॉन्च किया गया था। अब आपको यहाँ पर ग्रहों यानी कि प्लैनेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना है। तो ये हमारा है सोलर सिस्टम, ये है हमारा सन। उसके बाद आपको यहाँ से जो क्वेश्चन याद रखने हैं, क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण। ये हैं टोटल 8 ग्रह सोलर सिस्टम के। पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2008 के बाद प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये जितने भी ग्रह हैं मैंने सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम के हिसाब से लिख रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, मरकरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो पृथ्वी जो हमारी है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के पास सबसे ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के पास ग्रह है शुक्र, ना कि मंगल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह है वीनस, शुक्र, ना कि बुध। आपको ध्यान रखना है जो बुध है यह सूर्य के पास होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है दूसरा जिसका नाम है शुक्र, वीनस। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह जिसे हम छल्लोंदार ग्रह कहते हैं, तो ये जो सैटर्न है, शनि है, इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके आसपास टोटल 7 छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये जुपिटर और मार्स के बीच स्थित है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, तो जो टूटे हुए ग्रह हैं जो कि जुड़ नहीं पाए उनको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो ऑब्वियसली जो सूर्य से सबसे दूर होगा वहीं सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो सूर्य से सबसे दूर है वरुण, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं। सूर्य से सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध। सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना आसोम माला परियोजना का संबंध किससे है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आसोम माला नाम की एक परियोजना शुरू की है असम राज्य में। इस परियोजना का उद्देश्य है असम राज्य के सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना तथा असम राज्य की जो सड़क कनेक्टिविटी है उसको सुधारना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सड़क कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम राज्य में आसोम माला परियोजना का उद्घाटन किया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम राज्य का पुराना नाम है कामरूप। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में असम राज्य ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफर के लिए भ्रमण सारथी योजना शुरू किया है। जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हैं इनका आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी शहर में।
असम में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है जो कि असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी असम के जोगीघोपा शहर में। असम राज्य से आपको 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको असम राज्य से 2 पुल के नाम याद रखने हैं, 2 ब्रिज के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भूपेन हजारिका सेतु जिसका दूसरा नाम है डोला सदिया ब्रिज। ये भारत का सबसे लंबा पुल है जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये लोहित नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। दूसरा है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल जो कि भारत का सबसे लंबा रेल सेतु है, रेल ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु, और भारत का सबसे लंबा रेल पुल है बोगीबील पुल। असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है बिहू फेस्टिवल। जो बिहू फेस्टिवल है ये असम राज्य का है। असम राज्य के का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये स्थित है असम में जिसका नाम है माजुली। जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीआरपीएफ ने कितनी महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ ने 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी में जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा के रूप में शामिल किया है। टोटल 34 महिलाओं को शामिल किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं सीआरपीएफ की महिला कमांडो, जिसमें टोटल 34 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनको छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित एरिया जैसे दांतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर की इकाइयों में तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ जो कि भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व बल। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, एपी महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग के लिए एक 16 अंकों का यूनिक कोड घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी ज़मीनें हैं उनके लिए एक 16 अंकों का यूनिक कोड डिसाइड किया है, जिससे कि सभी ज़मीनों को एक खास पहचान दिया जा सके, जिससे कि कोई भी ज़मीनी विवाद ना हो सके, कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी ज़मीन है उन सभी को एक यूनिक कोड दिया जाएगा 16 अंकों को। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 16 अंकों का यूनिक कोड घोषित किया है लैंड होल्डिंग के लिए। जितनी भी ज़मीनें होंगी उनको एक कोड दिया जाएगा जिससे कि कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। और कुशीनगर जो एयरपोर्ट है इसको केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। अब आपको कुछ उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन याद रखना, जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है, जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने के लिए अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया है।
उत्तर प्रदेश में ही प्रभु श्री राम का जन्मभूमि स्थल स्थित है, जो कि है अयोध्या में। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, जो कि टोटल हैं 80। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस नामक अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार को। यहाँ पे सांस अभियान का फुल फॉर्म भी है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। यह है सांस अभियान का फुल फॉर्म, जिसका उद्देश्य है शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना। इसी प्रकार से हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम है पंख योजना। यहाँ पर पंख का फुल फॉर्म भी है P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ, जिसका उद्देश्य था बालिकाओं को सुरक्षित रखना तथा उनका विकास करना। यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए पंख नामक योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल। अब आपको मध्य प्रदेश राज्य से 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है सांची का स्तूप, जिसको एम्परर अशोक यानी कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। दूसरा भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तीसरा खजुराहो के मंदिर, जिनको चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये इन तीनों स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर दर्जा शामिल है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स कहाँ स्थित हैं, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य को तेंदुआ स्टेट, साथ ही साथ टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर अवार्ड ये पहली बार 2021 में शुरू किया गया है और पहला अवार्ड दिया गया है पुरुषों में भारत के ऋषभ पंत को। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जनवरी महीने के लिए। अगर बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में एक पुरस्कार दिया गया है आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज शबनीम इस्माइल को आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक न्यूज़ और आपको याद रखना है, जो भारत की बैजू कोचिंग है, बैजू ने आईसीसी के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप हाल ही में किया है। इसका मतलब क्या है? अब जो क्रिकेटर होंगे किसी भी देश के, अगर आईसीसी मैच खेल रहे हैं तो उन पे टी शर्ट पे जो लोगो होगा बैजू कोचिंग का लोगो होगा। जो बैजू है ऑलरेडी बीसीसीआई की ऑफिशियल टीम पार्टनर है। भारत की जो टीम है उसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी है बैजू। अब बैजू ने आईसीसी के साथ भी ग्लोबल पार्टनर कर लिया है। बैजू कोचिंग के फाउंडर और सीईओ हैं बैजू रविंद्रन। इनका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। So finally, thanks for watching Exam Forum.